सर मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथमेटिक्स और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आज जुड़ेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हैं आज के सेशन में। सारे प्रैक्टिस सेशन में बहुत ही खूबसूरती से आपको बताने की कोशिश किया गया है। तो आज ही ज्वाइन करके आगे बढ़ें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना किसी देरी करते हुए डिले के पहला सवाल आपके सामने लेता है आयुष। शुक्रिया। ओके, तो देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही सिंपल सवाल है, पहला सवाल है जिससे कि आप आराम से मोटिवेट होकर आगे बढ़ें। 496 और 318 के योग का निकटतम सैकड़े मान क्या है? द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ 496 एंड 318 इज द नियरेस्ट 100। हाँ बिल्कुल आयुष पूछेगा। तो 496 318 के योग का निकटतम सैकड़ों में मान क्या लेंगे? 814, 800, 178। The value of the sum of 496 and 318 is in the nearest 100। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है। अगर आप उसको जोड़ने की बात करते हैं तो 496 में 318 अगर आप ऐड करेंगे यू विल गेट कितना? 8 से 14, 9 और एक 10 और एक 11, 4 3 7 और एक 8, 814 आपको मिला। लेकिन 814 इसका सम आया है, टोटल करके सम। उसने क्या बोला है? योग का नियरेस्ट 100, अप्रोक्सीमेशन ऑफ 100। तो 814 का अप्रोक्सीमेशन 100 कितना होगा? 800। क्योंकि अगर ये 858 होता या 850 होता, क्योंकि संख्या के आगे 5 है तो 5 जैसे 5 है, 5 से बड़ी संख्या होती है हम इधर एक बढ़ा देते हैं, लेकिन ये छोटा है, एक है, इसलिए अप्रोक्सीमेशन कितना होगा? दैट इज 800। क्लियर है? बहुत बढ़िया सवाल आपने दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं मनोहर, बहुत ही खूबसूरती से पहले सवाल का जवाब आपकी तरफ से आया। एक और देखते हैं। 48 माइनस 2 इज टू 1/3 प्लस 3 इज टू 1/6 डिवाइड बाई 2 इज टू 1/8 इज व्हाट? तो देखते हैं सवाल का जवाब क्या मिलता है। 48 माइनस 2 से ही 1/3 प्लस 3 से ही 1/6 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद डिवाइड बाई 2 इज टू 1/8 व्हाट? ठीक है ना? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। जो भी प्रश्न है आयुष लास्ट में बताएंगे, अभी पहले कुछ सवाल कर लें फिर शुरू करेंगे। ओके। 40 आप देखो उसको कैसे करते हैं। ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो बड़ा ब्रैकेट हमने ऐसे ही रखा, पहले इसको सॉल्व किया। ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और एक 7/3 प्लस 6 3 18 19/6। इस ब्रैकेट को बंद कर दिया, डिवाइड बाई 8 दूनी 16 और 17/8। ये होगा ना? तो पहले इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? 48 माइनस, अब क्या करें? इसका 6 आपने लिया एलसीएम, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 प्लस 19 और ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाई 17/8। अब क्या करें? 48 माइनस 9 और 4 13, 2 और एक 3, 37/6 डिवाइड की मल्टीप्लाई कर दें 8/17। क्लियर है? अब इसको चाहे तो और एलिमिनेट कर सकते हैं 3 से, ये 11 बार और ये 2 बार, तो 48 दूनी 96 माइनस का 11/2 मल्टीप्लाई बाई 8/, तो 2 चौके 8 होते हैं। अब 96 में 17 गए तो कितना बचा? आपने कहा 85, है ना? तो 85/17 मल्टीप्लाई बाई 4, 17 पंजे 85 और 5 चौके 20। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? तो ये सवाल अच्छा है, इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इन सवालों को याद रखिएगा, ब्रैकेट को बहुत ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड मास का रूल आपको यूज करना। अगर आप बोर्ड मास रूल यूज नहीं कर पाते हैं तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। ओके, अच्छा समझा आपने सवाल। 20 आंसर आप लोगों का भी आया, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने 20 आंसर दिया दैट्स ग्रेट। इसी तरह से अपने आंसर देते रहिए और चीजों को समझते रहिए। बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के जवाब मिले मुझे, दैट्स वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। खूबसूरती से जवाब दिया है ए सबने, बहुत बढ़िया। यदि 51/84 अपॉन 0.432 इज इक्वल टू 12 है तो 0.005184 अपॉन 0.432 का मान क्या होगा? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। आपके सामने सवाल है, उम्मीद करता हूं इसका जवाब बहुत अच्छे से मिलेगा। ऐसे सवाल, हाँ इसमें बोला लास्ट में पूछ लीजिएगा।
ठीक है। तो यदि 51/84/0.432 इज इक्वल टू 12 है, तो 0.00518/0.3432 का मान क्या है? तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब है 51.84/0.32 इज इक्वल टू 12 है। अब देखो, अगर मैं मोटी सी बात करूं, इसमें से मैं अगर दशमलव हटाऊं तो ये क्या बन जाएगा? 5184, ये तो होगा 5184। नीचे दशमलव 3 अंक बाद था, आपने कहा 2 अंक, तो कितना होगा? 432 मल्टीप्लाई बाई, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जब इसमें 100 की गुणा हुई, इसमें 100 की गुणा हुई, 1000 की गुणा हुई, तो 2 अंक बाद दशमलव हट गया, ये 12 के बराबर है। क्लियर है? अब क्या करें, उसने बोला है इसका वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद दशमलव, इधर 3 अंक बाद दशमलव, तो कितना वैल्यू हो जाएगा आप खुद सोचो। अगर मैं इसकी बात करता हूं, सिंपली फॉर्मेट की बात करता हूं, तो ये आपके सामने है 5184/10। अगर 5000 कई सवालों में ये पूछा गया इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू होगा 12/10 यानी 1.2। इसका वैल्यू तो 1.2। अब उसने बोला 6 अंक बाद दशमलव लगाओ, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक बाद दशमलव लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे 3 अंक बाद है, तो इसको ऐसे कर दूं, 5184 अपॉन 432। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो इसमें कितना हुआ? आपने कहा सर 1000 की गुणा कर दो इसमें ऊपर नीचे, तभी तो बनेगा। तो इसमें अगर देखो कितने की गुणा करोगे, 3 अंक बाद दशमलव होने के, तो कितने की गुणा करी आपने? कहा सर 1000 की, तो 1.2 में भी गुणा कर दो, तो 0.0012 राइट आंसर। 0.0012 यहाँ पर बताया गया है। आंसर किसने किया है? ये किया है प्रेमलता ने। तो 1 2 3 4 5 6, 12 के बाद करना था, आपने कर दिया 6 अंक बाद। हाँ बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बी दैट इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। योगेश फिर से चेक करो एक बार। योगेश, जब आपसे देखो, ये देखो इस वैल्यू को पूछा गया तो ये क्या कह रहा है, मैं इधर डायरेक्ट बता देता हूँ, तो पूरा डिटेल में बताया, अब इसको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो अगर यहाँ से दशमलव हटा दे तो कहाँ लगेगा? 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1000 का डिवाइड करना होगा आपको, यानी 12 में 1000 का डिवाइड करना होगा, तो 3 अंक बाद दशमलव लगे, और 10 पहले से था, तो 4 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो 1 2 3 4 0, दैट इज 001, ऑप्शन नंबर ए। 4 अंक बाद, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, ए मनोहर ए। हाँ, क्योंकि 4 अंक बाद दशमलव है। ओके, एक और सवाल देखते हैं फिर आपके सामने। इनमें से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा आपको सही ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? -16 greater than -15, -16 is less than -20, -16 is greater than 1, -16 is less than -3। तो ऐसे प्रश्नों को करते समय आपको क्या करना है, इस चीज का याद रखिएगा। तो यहाँ देखो, ये सब माइनस में लिखे हैं, और नेगेटिव वैल्यूज हमें क्या बताती हैं, कि नेगेटिव वैल्यूज हमें हमेशा बताती हैं कि जितनी बड़ी वैल्यू वो उतनी छोटी होती है। तो इसको सही करने के लिए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यू कैन डू वन थिंग। क्या कर सकते हैं कि आप इसमें जी, और क्या कर सकते हैं, देखो इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, तो जब माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 16 बन जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ऐसे इसमें करें तो 16 इज ग्रेटर देन 20, इसमें करें 16 इज लेस देन -1, और ये क्या हो जाएगा? 16 इज ग्रेटर देन। तो अब देख लो, अगर माइनस की मल्टीप्लाई कर दे तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, बस ये निशान बदल जाता है बीच का। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होती तो यू कैन आइडेंटिफाई द क्वेश्चन फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर देखो 16 छोटा होता है 15 से, गलत। 16 बड़ा होता है 20 से, ये भी गलत। क्या 16 छोटा होता है -16? नहीं, लेकिन 16 बड़ा होता है 3 से, ये सही है। तो इसीलिए इसका अपोजिट ये वाला सही। तो जब ऐसे सवाल मिल जाए क्या करेंगे, अब नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, और निशान बदल जाता है, तो यू विल गेट द आंसर। वैसे भी समझ सकते हैं कि -16 जो है वो नेगेटिव में है तो छोटा है, और -3 नेगेटिव में है तो -16 से बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव जितनी छोटी हो बड़ी होगी उतनी छोटी, और जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बहुत बढ़िया जवाब है आपका।
एक बार, यदि 4 का पावर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 51.2 हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 टू द पावर x का x% इज इक्वल टू 51.2। इसको इस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? आपने कहा 4 की पावर x का मींस गुणा x बटा 100 इज इक्वल टू 51.2। या आप इसको कर सकते हैं कि 4x, तो क्या हो जाएगा x इंटू 4x, 4 टू दी पावर x इज इक्वल टू 512 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 4x टू दी पावर 4x की पावर 4 इंटू x इज इक्वल टू 5120। अब इसका फैक्टर कर लो, इसके 5120 के फैक्टर करें तो 4 का डिवाइड कर लो। चाहे इस सवाल में कुछ प्रॉब्लम है एक्चुअली, इसमें यहाँ पर कुछ सिंबल है जो छूटा हुआ है, फिर भी इसको मैं कर देता हूँ जितना लिखा है। तो क्या करेंगे, आपने कहा 5120 का फैक्टर कर, और उसका फैक्टर करोगे तो व्हाट यू विल गेट वन थिंग। लेट्स सी, आपने कहा 2 से काट लो इसको, 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंजे 10, 1 2 छिक्का 12, फिर 2 से काट दो। आपने कहा ओके, इसको देखते कितना हुआ। आपने कहा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1280, फिर 2 से काट दो 640, फिर 2 से काट दो। आपने कहा 320, फिर 2 से काट दो। आपने कहा ओके, तो वो 1 कम 2 160, 2 से काट दो। आपने कहा 80, फिर 2 से काट दो। आपने कहा 40, फिर 2 से काट दो। आपने कहा 8, फिर 2 से काट दो, 2 से काटो 20, फिर 2 से काटो 10, फिर 2 से काटो 5। तो ये क्या बना, 2 दूनी 4, 4 4 4 4, यानी क्या बना, अगर मैं इसको फैक्टर करूं तो 4 की पावर 5 गुणा 5 ये बना, यानी 4 की पावर 5 क्या हो गया ये, x मल्टीप्लाई बाई 4 टू दी पावर x, 4 टू दी पावर x इज इक्वल टू कितना हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 की घात 5। तो देखो x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 5, तो राइट ऑप्शन इज 5। यहाँ थोड़ा सा कुछ छूटा हुआ था इसलिए मैंने इसको तो कहा आपसे, राइट ऑप्शन इज 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ 4 है तो इसलिए मैंने इसको 4 के फैक्टर में तोड़ा। 2 दूनी 4 4 के फैक्टर, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, क्योंकि दो दो के फैक्टर थे। तो 4 की पावर 5 इंटू 5 बना, जो मैंने कंपेयर कर दिया इस वाली भिन्न से जो मेरी आई थी। तो मेरा आंसर मिल गया 5। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? यस, इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क। बस सब कुछ फैक्टर पर डिपेंड था, अगर आपने फैक्टर कर ली है तो यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया। ओके, वेरी गुड। एक और सवाल लें, फिर एक सवाल और लें। चलो तो पढ़ते हैं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान सवाल है भाई। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? अब देखो, समझने की कोशिश करना। 3 पेंसिलों का मूल्य कितना है? 20 रुपए। तो एक पेंसिल का कितना हो जाएगा? आपने कहा 20 बटा 3। उसने बोला 6 दर्जन, तो 6 दर्जन का मतलब कितना होता है? 6 गुणा 12। तो वो 72 पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है आपसे, 72 का पूछ रहा है ना। तो 72 कैसे करेंगे, जब एक पेंसिल का मूल्य 20 बटा 3 है तो 72 का कितना? आपने कहा 24 थी 72, 24 दूनी 48, 480। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। ऐसे सवाल तो आप जल्दी से कर देते हो। खूबसूरत जवाब है 480, एकदम सही जवाब आपने चूज किया है, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। दैट्स वेरी गुड आंसर। एक और सवाल फिर तो आपके स्क्रीन पर आएगा, नीचे का जवाब। यदि 6 रेक्टेंगल 5 का अर्थ है 6 गुणा 5 प्लस 6 गुणा 5 प्लस 6 गुणा 5, 30 प्लस 30 प्लस 30 बराबर 90, तो उसी प्रकार 8 रेक्टेंगल 9 का मान क्या होगा? सिंपल सवाल है।
तो आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। ओके, ये इंग्लिश में लिखा है क्वेश्चन नंबर 7। तो 198, 210, 216 या फिर 219। तो जैसे इसका मान है तो इसका मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 फिर यहाँ से इंग्लिश में लिखा है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। तो देखो, जब उसने बोला कि 6, इसका मान कितना है, 6 गुणा 5, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 और 6 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ऐसे ही ये हुआ 30 प्लस 30 प्लस 30 बराबर 90। तो जो इसके साथ हुआ, इसने जो ऑपरेशन किया वही इसके साथ होगा। 8 रेक्टेंगल 9 का निकाले तो क्या होगा, आपने कहा 8 गुणा 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 9। तो 72 प्लस 72 प्लस 72, तो मतलब क्या हुआ, ये 8 9 72 ऐसे कर सकते हो आप, 8 डायरेक्ट 72 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जोड़े 2 दूनी 2 3 अच्छे 7 3 21, 216। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो ये पैटर्न का सवाल है, इसको पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ जाएगा और आप आसानी से इसको कर पाएंगे। इजी सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे उम्मीद है, और आप आसानी से सवालों को करते जा रहे हैं, समझदार हैं। दैट्स वेरी नाइस। इसी तरह से आपने सवालों को करते रहिए, बढ़ते रहिए। एक और सवाल की बात कर रहे हैं फिर आपके आगे। लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 रुपए है, तो पुस्तकों को पैक करने के में बक्सों की कुल मूल्य कितना है। तो एक लकड़ी का बक्सा है जिसमें 10,290 पुस्तकें आती हैं। यदि एक बक्से में 98 पुस्तक आती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 रुपए है, तो पुस्तकों को, सभी पुस्तकों को पैक करने के लिए बक्सों का जो मूल्य होगा वो कितना होगा। समझते हैं भाई, कुल मिलाकर के एक बक्से में इतनी किताबें आती हैं, हमारे पास लकड़ी के बक्से में इतनी किताबों को पैक करना है, और एक बक्से में जो है, एक बक्से में 98 पुस्तक आती हैं, तो टोटल बक्सों की संख्या निकल आएगी यहाँ से। अगर आप कहेंगे टोटल बॉक्सेस का संख्या आ जाएगा ना, कि बॉक्स का संख्या क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने कहा हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम आपसे बात करें तो बहुत सिंपल है। तो अगर आप 10,290 को डिवाइड करेंगे 98 से, तो शायद आपको बक्सों की संख्या मिल जाएगी, और वो कितनी होगी, आपने कहा 105। 105 बक्से आ गए ना भाई, टोटल 98 से डिवाइड करोगे तो 105 बक्से आपको मिल गए। आपने कहा ओके, अब ये एक बक्से को पैक करने के लिए 518 रुपए लगते थे, तो 105 बक्सों को पैक करने के लिए कितने रुपए लगेंगे। आपने कहा सर 518 की गुणा कर दो, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो लेकिन सवाल इतना बड़ा नहीं है कि आपसे नहीं होगा। इजी है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, तो मल्टीप्लाई कर लें, आपने कर लो। 518, 105, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 105, 5 पंजे 25 और 5 एक 5, 0 9 3 4 5, 54,390। राइट ऑप्शन था ए। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आसान सवाल था, थोड़े से डिजिट बड़े थे, लेकिन सवाल में कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा एकदम ओके है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर आंसर है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, संख्या 3 की पावर 99 को 5 से भाग देने पर शेष क्या रहता है। द नंबर 3 टू द पावर 99 divides by 5, the remainder is what। किसी संख्या है कोई 3 की घात 99, उसको 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ये आपको पता। तो देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, और मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर बड़ी आसानी से आप देंगे, और ये मैंने आपको समझाया भी है, और ये एग्जाम में भी आया था, यूके टेट में भी ये पूछा गया सवाल था, ये मैंने कई बार करा भी दिया है। 4, आयुष क्या है 4। देखिए, रटा रटा आंसर नहीं चाहिए, समझ लो। 3 की पावर 99 को अगर 5 से भाग करते हैं तो क्या मिलेगा। तो मैंने क्या कहा, देखो मुझे यहां से ऐसी संख्या को बाहर निकालना है जो 5 से डिवाइड करने पर प्लस का 1 या माइनस का 1 दे। आपने कहा होगा, तो मैं 3 की पावर 2 लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, 3 या 9 से 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का एक रिमाइंडर मिल जाएगा। जब 99 में से 2 का भाग किया गया तो कितना बचा, 49। एक बच गया 3, वो मैंने यहाँ लिख दिया। कोई प्रॉब्लम।
बटे 5। तो क्या हुआ 9 टू द पावर 49 मल्टीप्लाई बाई 3 5। 5 से डिवाइड करें, मैं कर दूं। जब 5 से इसको डिवाइड किया तो कितना हुआ, आपने कहा माइनस का 1 की पावर 49 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन माइनस 1 की पावर कितना है 49 है, जो कि ऑड नंबर है। और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर होते तो आंसर ऑलवेज भी इन नेगेटिव फॉर्मेट। तो क्या बना माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 5 बटा 3 बटा 5, तो माइनस का 3 बटा 5। और माइनस 3 तो रिमाइंडर कभी नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कैसे निकालते हैं इसको पॉजिटिव, 3 इसमें से कम कर दो, राइट आंसर विल बी 2। क्लियर है। तो वो पहले 98 था इसलिए मैंने सवाल को चेंज किया है, 98 में 4 आएगा कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपको 99 का निकालना था, तो यू विल गेट द आंसर। बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया आपने, दैट्स वेरी नाइस। काफी उम्मीदों से भरा सवाल का जवाब था। एक और लेते हैं सवाल, और जवाब मिला है आपको 9th का डी, जो बहुत ही अच्छे से आपने मैनेज किया। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर फिर ये रहा, सबको समझ में आ गया होगा। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। विद्यालयों में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? There are 660 students in a school. 2/3 of these students are boys. 3/4 of the number of boys are players, and 1/4 of the number of girls are players. The total number of players in this school is what? शिखा, ये -1 का रूल जो है ना, ये रिमाइंडर थ्योरम में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा देता हूँ आपको, डोंट वरी, ठीक है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं रिमाइंडर थ्योरम एक दिन आपको पढ़ा देता हूँ, जिससे कि ये सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर सबसे तेज आयुष ने कहा है 330। देखते हैं, देखो एक स्कूल में कितने विद्यार्थी थे, आपने कहा टोटल स्टूडेंट थे 660, उसमें से 2/3 लड़के थे। जब 2/3 करते तो कितना हो गया, आपने कहा 3 से डिवाइड कर दिया, 3 2 नीचे 3 2 नीचे 440। तो कुल मिलाकर 440 बॉयज है। जब 660 में से 440 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी, आपने कहा 220, ये गर्ल्स है। बात समझ में आ गई। 660 में से 440 लड़के हैं, 220 लड़कियां हैं। उसने कहा लड़कों की संख्या का 3/4, तो 440 जो लड़के थे इनका 3/4 खिलाड़ी है। तो 4 एकम 4 एकम 4 110, 330 तो हो गए खिलाड़ी इसमें, बॉयज प्लेयर। उसने कहा लड़कियों की संख्या का 1/4, लड़की की संख्या कितनी थी 220, इसका 1/4 खिलाड़ी है। तो 4 अपन 20 55 ये हुए, तो 55 लड़कियां खिलाड़ी हैं, गर्ल्स प्लेयर है। तो भाई 330 लड़के खिलाड़ी और 55 लड़कियां खिलाड़ी, तो टोटल खिलाड़ी कितने हुए 330 बॉयज और 55 लड़कियां, कुल खिलाड़ी कितने हुए 385। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, 330 इज द रॉन्ग आंसर। सवाल को पूरा पढ़िए तब आंसर मिलेगा। आयुष थोड़ा सा सब्र रखिए, आपका सवाल जरूर कराऊंगा, आपको बोल दिया ना, थोड़ा सा सब्र रखिए, आपका सवाल जरूर कराया जाएगा, आप परेशान ना हो। मैं बोल दूंगा आपको भेजने के लिए, और आफ्टर 45 मिनट भेजिएगा, जब क्लास का 45 मिनट हो जाए। ओके, चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक और सवाल, एक कस्बे में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर है। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों तो कस्बे में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, कितनी महिलाएं साक्षर हैं ये आपको बताना है। और उम्मीद है कि आपका सवाल का जवाब मुझे अच्छे से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सवाल को बताने में। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। यहाँ पर मैं आपके सवाल को नोट कर लेता हूँ, कोई पीछे वो निकल जाए, ठीक है ना। ये हो गया आपका 194। ओके, तब तक आप क्वेश्चन को करें और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। मैंने लिख दिया, ओके डोंट वरी। चलो देखते हैं सवाल का जवाब क्या मिलेगा। और यहाँ पर 37.5 बहुत तेजी से आंसर दिया है सबने, बी ऑप्शन। क्या बात है, खूबसूरती से लाजवाब आंसर। समझ लेते एक कस्बे में कितने निवासी, 1000।
1000 टोटल उसमें लोग रहते हैं, जो रेजिडेंस पीपल हैं वो कितना है, 1000 है, जिनको इनहेबिटेंट बोलते हैं। ठीक है, 60% पुरुष हैं, तो इसमें 60% निकालो तो इसका मतलब कितना हुआ, आपने कहा 60/100, ये तो होगा, यानी 600 पुरुष है। जब 1000 में से 600 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी है, 400। तो उस कस्बे में 600 पुरुष और 400 महिलाएं। ठीक है, अब क्या हुआ, पुरुष जिनमें से 20% साक्षर हैं। अब इन पुरुष की बात करते हैं, इन 600 पुरुषों में से 20% साक्षर, यानी 120 पुरुष जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, उसने बोला कुल जनसंख्या की 25% निवासी साक्षर है। कुल जनसंख्या थी 1000, 1000 के 25% साक्षर है, तो ये 250 टोटल साक्षर है। मतलब समझ रहे हो, यानी उस पूरी कम्युनिटी में, उस पूरे कस्बे में 1000 लोग हैं, जिनमें से कुल 250 लिटरेट हैं, साक्षर हैं, जिनमें से 120 पुरुष साक्षर हैं। तो अगर इसमें 250 में से मैं 120 निकाल दूं तो 130 महिलाएं बची ना, तो 130 महिलाएं साक्षर हैं। ये बात समझ में आ रही होगी, 130 महिलाएं साक्षर हैं। जब 130 महिलाएं साक्षर आपके सामने आ गई, तो महिलाओं का प्रतिशत कितना है, आपने कहा सर महिलाएं जो थी वो 400 थी, तो यानी 130 में महिलाएं 400 में से साक्षर हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 4 दिया 12, बचा 1, 20 और 4 दूनी 8, बचा 2 और 4 पंजे 20। तो राइट ऑप्शन क्या है, 32.5। तो आपने जवाब दिया है 37.5, दैट इज द रॉन्ग आंसर। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 432.5। क्लियर है, तो सवालों को थोड़ा समझ करके करने की कोशिश करें, देन यू कैन गेट द आंसर। अगर आप थोड़ा सा भी चूक जाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा और आपका आंसर गलत इंटरप्रेट हो जाएगा। सही है, तो क्या करना है, आपको करना है इस तरह से। इज इट क्लियर नाउ, सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। तो एक और सवाल लेते हैं, बात करते हैं एक और सवाल की। बहुत बढ़िया, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। At what rate of simple interest will 10-year interest of a money be 2/5 of that money? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सवाल आसान है, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका, और उम्मीद करता हूं जवाब में कोई गलती नहीं करेंगे आप, ऐसा मुझे विश्वास है। तो कोशिश करो, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। लेट्स सी, ओके, और आंसर आने लगे हैं, आंसर आने लगे भाई, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखो, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, आसानी से हो जाएगा। ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर यहाँ पर मुझे दिया गया है। तो देख लेते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। लेट्स सी, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और शायद एक बार में आप समझाते सवाल को। ओके, तो देखते हैं सवाल का जवाब क्या था, समझिए। ए ऑप्शन सबसे ज्यादा मिला। देखो, साधारण ब्याज की दर, मुझे धन नहीं पता कितना है, आई डोंट नो धन कितना है, तो मैंने माना धन 100%। उसने कहा इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, इस 100 का 2/5 होना चाहिए, तो इंटरेस्ट कितना बन गया, आपने कहा 40%। तो यानी उसने बोला है कि 100% का 40% धन 10 वर्ष में कितना हो गया, 40%। तो भाई 10 साल का जो ब्याज है वो 40% आया। ये तो बोला, मेरे पास 100% अमाउंट था, उसने बोला उसका इंटरेस्ट कितना होगा, 100% का 2/5, तो मुझे 40% ब्याज मिला, कितने में, 10 वर्षों में 40% ब्याज।
तो भाई 1 साल का ब्याज कितना होगा, आपने कहा 40/10, दैट इज 4%। आसान है, तो कोई एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट द आंसर इन इजी फॉर्मेट, कुछ मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कैसे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो बहुत अच्छी बात है, समझते हैं अब जवाब। एक और सवाल लें आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? बहुत बढ़िया, 4% आ गया ना। एक और, घड़ी में ठीक 3 बजे घंटे में मिनट की सुई के मध्य कोण कितना होगा? At exactly 3 o'clock in the clock, what will be the angle between the hours and the minute needle or hand? आसान है, घड़ी में ठीक 3 बजे की बात हो रही है, 3 बजे क्या होगा? सी, क्या बात है। देखो आप सब जानते हैं घड़ी कुछ इस तरह से तो होती है, भाई आपने घड़ी बनाई है वाली, ऐसे घड़ी हो गई, इसमें यहाँ पर होते हैं 12, यहाँ पर बजते हैं 6, यहाँ पर बजते हैं 3 और यहाँ पर बजते हैं 9। उसने बोला है घड़ी में ठीक 3 बजे, तो 3 कैसे बजेंगे? आपने कहा छोटी सुई यहाँ पर और बड़ी सुई यहाँ पर होगी, और इन दोनों के बीच में क्या एंगल बना? आपने कहा 90 डिग्री। तो यानी एक समकोण होगा, एकदम करेक्ट जवाब है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चूज किया है एकदम सही जवाब है। दैट इज एक समकोण, वन राइट एंगल, उन दोनों के बीच का कोण होगा, यानी 90 डिग्री। खूबसूरत। एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन कितना होगा? देखते हैं जवाब कितना मिलता है। एक टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है, तो आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन, तो रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर एंड गहराई जो है वो 1 मीटर। हाफ फिल टैंक विल हैव वाटर वॉल्यूम इज व्हाट? तो बहुत सिंपल है, इसको बोलते हैं आयताकार। इसको जब ये आयताकार है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो समझ लेना वो देखने में वैसे आयताकार लगती है, जब 3 डायमेंशन मिलती है तो उसको क्या हो जाती है, घनाभाकार हो जाती है, यानी वो क्यूबॉइड शेप में हो जाती है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? आपने कहा L इंटू बी इंटू एच, है ना। अब L कितना है 6, बी कितना है आपने कहा 2.4, एच कितना है आपने कहा 1, तो कितना हुआ? आपने कहा 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 144, 14.2। अब 14.2 कंप्लीट टंकी का आयतन है। उसने बोला आधी टंकी का कितना होगा? आपने कहा सर पूरी टंकी का वॉल्यूम 14.4 है, तो आधी का आधा कर दो, दैट इज 7.2 मीटर क्यूब। राइट ऑप्शन क्या है? 7.2 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। आयुष अपना सवाल भेजो अब एक बार दोबारा से, कमेंट में चला गया है वो मेरे पास। ओके मिल गया, हाँ वो तो मैंने लिख लिया था, कोई बात नहीं है मेरे पास है। अभी इसके बाद कराऊंगा 15 क्वेश्चन के बाद। दिए गए दंड आरेख में एक फार्म का वर्ष 2009 से 2000 तक का गेहूं उत्पादन टन में दर्शाया गया। विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है? और गेहूं उत्पादन टन में ऑलरेडी दिया गया है आपके सामने इमेज दिख रहा होगा। इसमें 24 घंटे में घड़ी उसमें कितनी बार ओवरलैप करती है? देखिए जब 24 घंटे की बात करते हैं तो 24 घंटे में सुइयां 22 बार ओवरलैप करती हैं, जिसको बोलते हैं संपाती होना। आयुष, 24 घंटे में घड़ी की सुइयां 22 बार, 12 घंटे में 11 बार और 1 घंटे में 1 बार ओवरलैप करती हैं। ठीक है, सवाल आपके सामने है। तो उत्पादन सम वर्षों का उत्पादन का कितना है ये आपको बताना है, कितना गुना है, जल्दी से। देखो बहुत ही आसान सवाल है, यू कैन डू दिस क्वेश्चन इजीली, कोई आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर सवाल के जवाब आने लगे हैं और देखते हैं आपके जवाब हमें किस तरह से मिलते हैं। और ये तो वक्त बताएगा, वक्त बदल जाता है, सवाल बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, सवाल समझो। उसने बोला देखो सम विषम वर्षों का उत्पादन, विषम वर्ष कौन कौन से? देखो 2009 है विषम वर्ष, 2011 विषम वर्ष है, 2013 विषम वर्ष है। तो इसमें कितना उत्पादन हुआ? आपने कहा 90, इधर था 105, इधर था 75, दोनों जोड़े, आपने कहा जोड़ दो, तो कितना हुआ? आपने कहा 270। देखो 90 प्लस 105 प्लस का 75, तो कितना हुआ? 180 और 90 270।
तो 270 तो टोटल हुआ, इसमें विषम वर्षों में उत्पादन। अब समवर्षों की बात करते हैं। समवर्ष में क्या था, ये रहे समवर्ष, देखो एक ये रहा समवर्ष, एक ये रहा और एक ये रहा 3। तो इसमें कितना था, 110 प्लस 130 प्लस 120, तो 360 ये हो गया, यही है ना। तो यानी विषम वर्षों में जो उत्पादन था वो 270 है, और सम वर्षों में जो उत्पादन है वो 360 है। तो कितना गुना हुआ, 0 से 0 आपने काट दिया। अब 9 दिया 27, अब 9 चौक 36, 3/4 गुना। या आप कर सकते हैं 3/4 को डिवाइड करेंगे 0.75 गुना। राइट ऑप्शन कितना हुआ, ऑप्शन नंबर आपके सामने मिल गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बहुत बढ़िया। बहुत, बस आपको ग्राफ को देखना, तो ग्राफ बेस्ड सवाल आ रहे हैं, याद रखिएगा। आपको एग्जामिनेशन में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, सो डोंट वरी एंड डू दी क्वेश्चंस हाँ क्लियरली। एक सवाल यहां पर है, उसको देख लेते हैं, जो आयुष ने भेजा है। सवाल क्या है आयुष, उन्होंने कहा एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 194 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई 8 व चौड़ाई 6 है, तो इसका आयतन क्या होगा। ये सवाल उन्होंने पूछा है, सब लोग करेंगे। तो देखो, आप जानते हैं घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है आयुष, वो क्या होता है, वो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस H। वो आपको 194 दिया है। अगर मैं चाहूं तो L कितना है, यहाँ लिख देता हूँ, L इज इक्वल टू वॉट, आपने कहा 8, और B इज इक्वल टू वॉट, आपने कहा 6, तो पुट कर देते सारी वैल्यू। तो L इंटू बी यानी 8 × 6 प्लस B इंटू एच, बी कितना है, आपने कहा सर 6H प्लस L कितना 8H इज इक्वल टू 194/2। दो इधर भेज दिया बड़े बाइट में, तो 2 9 18, एक 97 आया ना, देखा बिल्कुल। अब इसको क्या करें, ये कितना हुआ 48 प्लस का 8 से 14H इज इक्वल टू 97। तो 4H इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 97 माइनस का 48, तो कितना हुआ, 17 में से 8 गए 9, और यहां से देखिए 8 में से 4 गया 4, अच्छा। तो H इज इक्वल टू व्हाट, आपने 4 का डिवाइड कर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है, बताते रहना मुझे। 168, यहाँ पर 168 मुझे आंसर दे दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मुझे आंसर मिला है इनकी तरफ से, बहुत तेजी से उन्होंने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। तो आपके सामने मिल गया 14H, आपके सामने आ गया, कोई बात नहीं है। तो आपने कहा ओके, तो ये कितना आया भाई, एक मिनट रुकना, 14, ठीक है। ये कैसे होगा, ये 14 माफ करिए 14 है ये, मैं करूँ ये कहाँ से आ गया, 8 से 14 14। तो देखो 14 थी 42, कितने बचे 5, और 14 42, 7 14 पंजे 70। तो जो हाइट है वो कितनी आ गई, आपने कहा 3.5। अब आपको हाइट भी मिल गई। अब आपको क्या करना है, किसी भी घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, आपने कहा LBH। तो क्या हुआ, L कितना है 8, B कितना है 6, और H कितना है 3.5। तो 48 में 3.5 का मल्टीप्लाई कर दो, 168.0। राइट ऑप्शन 168, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका जवाब जो है सही आना चाहिए, बाकी तो इसका आंसर क्या 168 क्यूब सही है, 168 सही तो दिया उन्होंने, हाँ जी सही तो दिया है, 168 सेंटीमीटर क्यूब सही है, मीटर क्यूब। आयुष दैट इज द राइट आंसर 168। अब इसको चेक कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, ओके। गणितज्ञ प्लेटो के अनुसार गणित एक ऐसा विषय जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। यह कथन गणित के किस विषय पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया गया है, गणित के व्यवहारिक, गणित के बौद्धिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, या गणित के अनुशासनात्मक मूल्य। मैं चाहूंगा आपका जवाब मिले।
गणितज्ञ प्लेटो के अनुसार स्टेटमेंट दिया है। पूजा जी नमस्कार। हाँ वो सही है, 168 सही तो है। और यहाँ पर देखते हैं जवाब क्या मिलता है। गणितज्ञ पहले प्लेटो के बारे में जानो, प्लेटो कौन है। देखो प्लेटो के अनुसार उन्होंने डेफिनेशन दी है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है और एक सुषुप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। ये उनकी डेफिनेशन है और इसी के आधार पर इन्हीं को, प्लेटो साहब को ही गणित के मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता भी कहा जाता है। याद रहेगा, मानसिक सिद्धांत, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो साहब है। याद रहेगा। अब उन्होंने क्या कहा है? मानसिक शक्तियां। अब मानसिक शक्तियों को व्यवहारिक मूल्य से नहीं खोज सकते आप। मानसिक शक्तियों में तो आप अपनी बौद्धिक विकास करोगे ना। जब आपकी मानसिक शक्तियों का विकास होगा तभी तो बौद्धिक विकास होगा। इसलिए प्लेटो साहब का यह स्टेटमेंट गणित के बौद्धिक मूल्य के बारे में चर्चा करता है, व्यवहारिक मूल्य के बारे में चर्चा नहीं करता। क्योंकि मानसिक रूप से गणित कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया भी जाता है, लेकिन वहां व्यवहारिक गणित नहीं पढ़ाया जाता। तो राइट ऑप्शन है। सांस्कृतिक मूल्य कैसे हो जाएगा? देखो सांस्कृतिक मूल्य का जो डेफिनेशन दिया था वो हॉकबिन साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था सांस्कृतिक गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, तो प्लेटो साहब के अनुसार गणित के बौद्धिक मूल्य यानी इंटेलेक्चुअल वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी डिस्प्लेड बाय दीस थिंग्स। ओके, बढ़िया। एक और सवाल। प्राथमिक स्तर पर गणित विद्यार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, या अप्रमाणिक मापों का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। Which of the following statement is true for teaching reference to measurement to students at primary level? अप्रमाणिक मापों का प्रयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट शुड बी यूज्ड आफ्टर ऑथेंटिक मेजरमेंट। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद किया जाना चाहिए। यानी स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक या स्टैंडर्ड मेजरमेंट शुड बी यूज्ड आफ्टर नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो राइट ऑप्शन सब लोगों ने एक सुर में बोला है कि 17 का बी होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको फिर बता रहा हूं, सवाल को ध्यान से समझिएगा, हर बार पेपर में सवाल पूछा जा रहा है घुमा फिरा के। तो किसी भी बच्चे को माप यानी मेजरमेंट यूनिट पढ़ाते समय 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। देयर आर 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स हैं जहां पर बच्चा माप के संदर्भ को पढ़ता है। ओके, तो प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों, अब समझो होता क्या है। पहला, सबसे पहले बच्चा करता है ऑब्जर्वेशन। क्या करता है? ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन। यानी सबसे पहले नंबर बच्चा क्या करता है? पुष्टि करता है और जांचता है। यानी उसको मापना भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि वो बच्चा इस चीज को तुलना करना शुरू करता है इसमें। दूसरे स्टेप में वो यूज करता है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब ये यूनिट कैसी है? जिनको बोलते हैं अप्रमाणिक माप। वो क्या होती है? आपने कहा हम हथेली से मापना, ऐसे मापना, 4 अंगल मापना, बिलांद मापना, डिग मापना, ये सब इसमें आते हैं। तो पहले बच्चा इन चीजों को समझता है, उसके बाद वो स्टैंडर्ड यूनिट्स को समझता है। क्या करता है उसके बाद? स्टैंडर्ड यूनिट यानी जो प्रमाणिक माप है, मीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, इनको मापता है। और उसके बाद फोर्थ पर वो अपनी इस नॉलेज को डेवलप करता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने इंच, 1 मिलीमीटर में कितने हेक्टोमीटर। इसके बाद वो चौथी माप पर आता है, चौथे स्टेप पर, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ या कोरिलेशन। ठीक है ना। तो ये 4 माप है। पहले पर क्या हुआ? वो तुलना करना सीखता है, वेरिफिकेशन करता है, जांचता है। दूसरे पर अप्रमाणिक मापों का प्रयोग शुरू करता है। अप्रमाणिक मापों को पढ़ने के बाद वो प्रमाणिक मापों को पढ़ता है, उसके बाद वो उनको डेवलप करता है, उनके अंदर सहसंबंध निकालता है। समझ में आई चारों स्टेप? तो यहाँ पर अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले बच्चा अप्रमाणिक मापों को ही पढ़ता है, अंगल, बिलान, डिग, इन सबको नापता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद किया जाना चाहिए। यानी ऑलवेज बी रिमेंबर दैट इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट शुड बी यूज्ड आफ्टर नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स। क्लियर है? तो उसका राइट ऑप्शन 2 था। ये चारों स्टेप समझ में आ गई। तो पहले स्टेप पर क्या था? ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन। दूसरे पर था अप्रमाणिक यानी नॉन स्टैंडर्ड। थर्ड स्टेप पे क्या था? प्रमाणिक यानी स्टैंडर्ड। और चौथे पर क्या है? कोरिलेशन बिटवीन देम और डेवलप ऑफ द नॉलेज ऑफ
हाँ, मेजरमेंट यूनिट्स। क्लियर है? राइट ऑप्शन बी है, ए नहीं होगा। ओके, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर रखता हूं, देखता हूं एक और जवाब क्या मिलता है। सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। एक, प्रतिरूपों का प्रयोग करना, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले, बहुत सारे सवाल हल करना, या चार, सूचना और संप्रेषण यानी आईसीटी का प्रयोग करना। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। और यहां पर जवाब मिल रहा है धनराशि के योग की कुशलता के लिए। क्या बात है, खूबसूरती से आप लोगों के जवाब बढ़ रहे हैं। धनराशि के योग की कुशलता के बारे में हम अच्छे से बता रहे हैं कि सबसे उपयुक्त रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, वह कौन सी है? बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? अपनी दुकान की चीजों से। वो जंक फूड हो, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे कुछ भी हो, उसे दुकान पर चीजें रंग बिरंगी दिखती है तो वो उनको तरफ दौड़ता है। और वो उसे किससे मिलती है? वो उससे मिलती पैसे से। तो बच्चे को पैसा बड़ा प्रिय होता है, बहुत प्यार करता है वो पैसे को। तो अगर बच्चे को आप पैसे संबंधित जोड़ घटाव करने की बात करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है रोल प्ले मेथड, जिसको भूमिका निर्वाह कहते हैं। जैसे आप इसमें कैसे कह सकते हैं कि चलो मानो मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, टिल्लू मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए। बोला जी मास्टर जी। अच्छा मुझे बताओ, आपको 2 रबड़ और 4 पेंसिल लानी है, बाकी पैसे मुझे कर देना वापस। तो बच्चा क्या बोलेगा जब हिसाब देगा? तो सर जी 2 रबड़ जो आई थी 5 रुपए की एक थी, और पेंसिल थी 6 रुपए की एक। तो वो अपने आप हिसाब छोड़ देगा कि 10 रुपए की रबड़ होगी, 24 रुपए की पेंसिल होगी। तो टोटल मिलाकर के 34 रुपए का सामान आया, और वो आपको बता देगा कि 56 रुपए 66 रुपए आपको वापस कर दिए। तो यहाँ पर जब अगर आप बच्चे को प्रश्नात्मक दोगे, किताब में कॉपी में लिख कर प्रश्न दोगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। लेकिन जब उसको दुकान पर भेज दो, या आप उसको बताओ कि तुम जा रहे हो, उसको रोल प्ले कराओ, देन ही कैन सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मनी इजीली। तो हमेशा याद रखिएगा, पैसे संबंधित कोई भी काम कराने का, पढ़ाने का सबसे तरीका होता है भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। राइट ऑप्शन दिया आपने, एकदम सही, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक और प्रश्न। नीतू गणित की अध्यापिका है। वह एक प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 में गणित पढ़ाती है। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय सबसे पहले वह बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है ए, निगमन उपागम, आगमन उपागम, व्यवहारिक उपागम, या प्रायोगिक उपागम। Neetu is a teacher of mathematics. She teaches mathematics in class 5 in an elementary school. First, she writes all the formulas on the board. While teaching mensuration, it shows the way, that is निगमन, that is deductive method, आगमन यानी अराइवल यानी इंडक्टिव मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, या फिर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। सब जानते हैं कि जब भी कोई चीज शुरू की जाए और सबसे पहले सूत्र या नियम लिख दिए जाए, या तो नियम या सूत्र लिख दिए जाएं, तो वो प्रॉब्लम हमेशा निगमन विधि में सॉल्व की जाती है ना। डिडक्टिव मेथड तो बोलते हैं नियम पहले दे दिए, उसके बाद सॉल्यूशन उदाहरण दे रहे। अगर आप पहले उदाहरण देते उसके बाद नियम देते तो आप आगमन कर रहे हैं। राइट ऑप्शन था निगमन विधि या इनकॉर्पोरेशन अप्रोच। बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। प्रक्रियात्मक ध्येय यानी प्रोसीजरल गोल, सुव्यवस्थित ध्येय यानी सिस्टमैटिक गोल, सामाजिक ध्येय यानी सोशल गोल, विषयात्मक ध्येय यानी सब्जेक्टिव गोल। इनमें से एक कक्षा 4 का बच्चा था, उसको हमने एक अधिगम उद्देश्य दिया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया कि विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्या, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। तो यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है क्या? प्रक्रिया, प्रोसीजरल, सुव्यवस्थिता यानी अरेंजमेंट यानी सिस्टमैटिक, या सामाजिक ध्येय दैट इज सोशल गोल, या डी विषयात्मक ध्येय। तो यहाँ पर ऑप्शन आप सभी लोगों का 20 का 20 मिल रहा है, और जो कि बहुत ही गलत जवाब है। माफ कीजिएगा, आपका जवाब थोड़ा सा गलत है। इट्स नॉट द राइट आंसर। सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, विषयात्मक ध्येय, दैट इज सब्जेक्टिव गोल्स। क्यों? आप समझने की कोशिश करो। जब आपने अधिगम उद्देश्य दिया, और वो क्या है?
अधिगम उद्देश्य दिया है गणित का। भाई आप दो दशमलव वाली संख्याओं को, जो दो स्थानांतों को, उनको क्रम में रखना, यानी उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, उनका कंपैरिजन करना कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ये कोई कुर्सी मेज तो नहीं रखना है। अगर आप उसको बच्चे को बोलते कि एक बालक को हमने कुछ किताबें दी हैं, उनको कहा कि उनको अरेंज कर दो, तो बात समझ में आती है, सुव्यवस्थित है। लेकिन बात टोटली प्योरली गणित की हो रही है और गणित के विषय का आप पेपर दे रहे हैं। तो ये दशमलव किस में पढ़ाया जाता है? ये तो प्योरली सब्जेक्ट मैटर हो गया ना। दशमलव संख्याएं, दो अंकों में कौन सा अंक बड़ा है छोटा है, ये सब तो गणित के ही टर्म्स है ना। ये तो सब्जेक्टिव मैटर हो गया ना। कोई नॉर्मल मैटर तो है नहीं, कुर्सी मेज को आपने अरेंज करवा दिया उससे। तो इसलिए आपका जवाब गलत था। सही जवाब है विषयात्मक ध्येय। याद रहेगा, दैट इज सब्जेक्टिव गोल्स। तो गलती ना करें, गलती से भी सवाल खूबसूरत हैं, उनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और यहाँ पर सवालों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। यही आपके लिए बहुत ही तरीके से हम बताते चलते हैं आप लोगों को। बहुत ही खूबसूरती से आपके जवाब मुझे मिले हैं और उम्मीद है कि इस तरह के जवाब आपके हमेशा मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ता हूं और अब कुछ सवाल जो आपके द्वारा दिए जाएंगे। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ो। तो देखते हैं आगे वाले प्रश्नों को, लेकिन तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।